ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल मई जून 2024 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक राशिफल भी आते हैं। ग्रहों की गोचर स्थिति पर भी यथासंभव जितनी वीडियोस पॉसिबल होती है मैं देता ही हूँ। लेकिन ये त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होता है, क्योंकि जो लोग ज्योतिष से कुछ लाभ उठाना चाहते हैं, ज्योतिष विद्या से कुछ सीखना चाहते हैं, अपने जीवन को उसके अनुसार ढालना चाहते हैं, उनके लिए त्रैमासिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इस त्रैमासिक राशिफल में अवगत कराया जाता है कि आने वाले 3 महीने में 90 दिन के समय में ऑलमोस्ट क्या क्या बड़े बदलाव ग्रहों की स्थिति में हो सकते हैं, जिससे क्या अच्छा हो रहा है उसका लाभ उठाया जा सके, क्या बुरा हो सकता है उससे बचा जा सके। इसलिए त्रैमासिक राशिफल की विशेषता अपने आप में यूनिक है। और जो 3 महीने का कालखंड है इसमें बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। सबसे पहला तो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा मई के शुरुआत में, जो इस साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि राहु केतु शनि इनमें से कोई भी और अपना राशि नहीं बदल रहे हैं। बुध कहीं ना कहीं अप्रैल मई में बहुत तंग करेंगे, क्योंकि वक्री भी हो जाएंगे और पतित भी हो जाएंगे। इसके साथ ही अंगारक योग बनेगा जब राहु और मंगल की युति होगी। गुरु और सूर्य इस वर्ष 2 बार एक साथ आएंगे। ये भी यूजुअली नहीं होता कि एक ही वर्ष में सूर्य और गुरु की युति 2 बार हो गई, तो ये भी एक बहुत विशेष योग बन रहा है। इसके साथ ही मंगल और सूर्य दोनों ही कहीं ना कहीं अपना नया कालचक्र शुरू करेंगे, क्योंकि दोनों ही मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां सूर्य की वो उच्च की राशि है वहीं मंगल की स्वराशि है, तो यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें बदलेंगी। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जून आते आते शनि महाराज की स्पीड भी कम हो जाएगी और अंततः वो जून के अंत में वक्री भी हो जाएंगे। तो बहुत कुछ बदलने वाला है इस कालखंड में। हर चीज़ पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करूँगा। वीडियो के अंत में कुछ बहुत विशेष उपाय बताऊँगा, जिसके करने से कहीं ना कहीं सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। तो शुरुआत करते हैं अप्रैल के महीने से। शुरुआत करते हैं अप्रैल के महीने के साथ। ये महीना बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि कई ग्रह भी राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति भी कहीं ना कहीं आपके लग्न में आने के लिए आतुर होंगे, क्योंकि अब उनका राशि परिवर्तन होने वाला है। और बड़े ग्रह मतलब कि जो बहुत लंबा टाइम किसी राशि में व्यतीत करते हैं, उनका प्रभाव थोड़ा पहले ही आना शुरू हो जाता है। तो कुछ इंडिकेशंस ऑलरेडी आपको इस महीने से ही प्राप्त होंगी। खैर, देवगुरु की बात थोड़ी सी बाद में करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि शुक्र जो आपके लग्नेश हैं वो 31 मार्च को राशि परिवर्तन करके आपके 11वें घर में आकर स्थापित हो गए थे। तो सबसे पहला प्रभाव तो इस महीने उन्हीं का प्राप्त होगा। देखिए, शुक्र आपके लग्नेश हैं, दूसरा वो 11वें घर में गए हैं, तीसरा वो अपनी उच्च की राशि में मीन में गए हैं, चौथा वो राहु के साथ है। ये सारी चीज़ें शुक्र के लिए बहुत फेवरेबल है। मात्र एक शुक्र वो ग्रह है जो राहु को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि दैत्याचार्य है। हर ग्रह राहु से कहीं ना कहीं डरता है, लेकिन शुक्र एक ऐसे ग्रह है जो राहु पर नियंत्रण रख सकते हैं, और इन दोनों की युति अचानक से बहुत तेज गति से लाभ दिलाती है। शुक्र उच्च के हैं, शुक्र भौतिकता के कारक हैं, शुक्र लग्जरीज के कारक हैं, सुख संपत्ति के कारक हैं, जीवन के भोगों के कारक हैं। तो उनका लाभ स्थान में आना कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार से कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाएगा। कई प्रकार की लग्जरीज आपको प्राप्त होंगी। वाहन खरीदना है, घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, हर चीज़ के लिए समय बहुत अच्छा है। और राहु के साथ भी होती है, यानी कि पैसा अचानक से आ सकता है। जो लोग कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें अचानक से पैसा कमाया जा सकता है, आप शेयर मार्केट आदि से कुछ पैसा कमाते हैं, स्पेकुलेटिव मार्केट्स में आप काम करते हैं, उनके लिए समय कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। और क्योंकि राहु विदेश के कारक हैं, विदेश से संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी लाभ होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभी होती है शुक्र सूर्य की होती, इसमें क्योंकि सूर्य सरकार के कारक है और राहु शुक्र थोड़ा सा अनकन्वेंशनल। कभी कभी जब हम कुछ इलीगल चीज़ों की बात करते हैं ना, कि आप थोड़ा सा टैक्स बचाने के लिए या थोड़ा सा नॉर्मल से हट के कोई कार्य करते हैं, तो वहाँ पे भी शुक्र राहु ही आ जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसा आप कार्य करते हैं कि जहाँ पे आप टैक्स बचाते हैं, या कुछ जिसको हम लीगल नहीं कह सकते, ऐसा कुछ कार्य अगर आप करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा फंसने के चांसेस हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहेंगे तो अच्छा रहेगा, और इन सब कार्यों से दूर ही रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज तो शुक्र का यहाँ पे प्रभाव बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि छठे घर के स्वामी है और सूर्य के साथ हैं। अगर कुछ लीगल केस चल रहा था तो उसमें
गति प्रदान होगी। ऐसा है हमारे देश में कि लीगल केस बहुत लंबे चलते हैं। अब कुछ नए कानून बने हैं, उम्मीद है कि चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन अगर कुछ लीगल केसेस आपके चल रहे थे तो उसमें एक गति प्रदान होगी। इस महीने जो ग्रह सबसे ज़्यादा तंग सभी को करने वाले हैं वो हैं बुध महाराज। क्यों? क्योंकि 2 तारीख को हो जाएंगे वक्री, यानी कि उल्टा चलना शुरू कर देंगे, और 2 तारीख को वक्री तो होंगे ही, 9 तारीख को पतित हो जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे। सामान्य तौर पर राहु केतु को छोड़कर सारे ग्रह आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, ग्रह अगर इनिशियल डिग्री पर ही वक्री हो जाता है, 30 डिग्री होती है एक राशि में, अगर इनिशियल डिग्री पर ही वक्री हो जाता है तो जब वो पीछे जाना शुरू करता है तो कभी कभी पिछली राशि में गिर जाता है, और उसको कहते हैं ग्रह का पतित होना, यानी कि ग्रह का पिछली राशि में गिर जाना। इंग्लिश में इसको कहते हैं फॉलन प्लैनेट। तो बुध आपके 11वें घर में 9 तारीख को गिर जाएंगे। जैसा मैंने कहा, ये एक ऐसे ग्रह हैं जो इस महीने काफ़ी लोगों को तंग करेंगे। अब आपके लिए देखें तो बुध धनेश है, धन स्थान के स्वामी हैं, और पंचमेश यानी कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। यहाँ पर आकर नीच के हो गए, लेकिन नीच भंग राजयोग बना रहे हैं क्योंकि शुक्र के साथ है। पतित ग्रह कभी कभी उस भाव से संबंधित जो कार्य अटक रहे थे, अपूर्ण रह रहे थे, वो पूर्ण करवा सकते हैं। ये एक अच्छा रिजल्ट होता है पतित ग्रह का। तो बुध जब सूर्य के साथ होंगे तो पुनः कोई सरकारी कार्य अटक रहा था, स्टूडेंट्स का कोई एजुकेशन का कार्य अटक रहा था, उन चीज़ों में अच्छा कुछ प्राप्त होगा। धनेश हैं, लाभ स्थान में आए हैं, कुछ पैसों से संबंधित कार्य अटक रहा था, यहाँ पर भी कुछ आपके लिए अच्छा हो सकता है। पंचमेश हैं, यहाँ पर लक्ष्मी स्थान के स्वामी लाभ स्थान में पैसा कमाने की अचानक से कुछ नई अपॉर्चुनिटीज और आइडियाज आ सकते हैं, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन पतित ग्रह का 11वें घर में आना, क्योंकि ये भाव छठे से छठा है, अचानक से सेहत पर बड़ा खर्चा करवा सकता है। ये आपके लिए भी हो सकता है, घर के किसी सदस्य के लिए भी हो सकता है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ग्रह हैं और सारे मिलकर पंचम पर प्रभाव डाल रहे हैं, आप कुछ धन से संबंधित बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं जो आपके विरुद्ध जा सकता है। और यहाँ पर इतने सारे ग्रह ओवर एक्साइटमेंट देते हैं, इच्छाओं को बहुत प्रबल रूप से बढ़ा देते हैं, और हम अधिकतम जो गड़बड़ अपने जीवन में करते हैं कहीं ना कहीं वो इच्छाओं के वेग में ही करते हैं। इसलिए बुध की इस गति से, इस चाल से थोड़ा सा आपको संभल कर रहना पड़ेगा, अन्यथा ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ये समय मिला जुला रहेगा, क्योंकि नीच के बुध हो गए, पतित हो गए, और स्टूडेंट्स के कारक हैं, और आपके लिए तो पंचमेश भी हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका मन एक जगह पर नियंत्रण करना उनके लिए बहुत मुश्किल चीज़ हो जाएगी। ये थोड़ा सा प्रभाव स्टूडेंट्स के लिए नेगेटिव दिख सकता है। यहाँ पे ये स्थान क्योंकि सप्तम से पंचम है, जो लोग मैरिड हैं उनके बीच में भी बहुत मिसकम्युनिकेशन होगा, और अगर आपका पार्टनरशिप वाला बिजनेस है वहाँ पर भी इसका थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पर रहिएगा। इसके बाद गुरु की बात करते हैं, क्योंकि गुरु राशि इस महीने तो नहीं बदलेंगे, लेकिन वो आपके 12वें घर में है और विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। तो उनका ये 12वें घर का प्रभाव, गुरु कभी कभी जाते हैं तो कुछ सिखाकर कुछ देकर जाते हैं। तो विदेश से संबंधित कुछ कार्य आपके अटक रहे थे, आप वीज़ा लगाना चाह रहे थे, आप बाहर जाना चाह रहे थे, बाहर जॉब ढूंढ रहे थे, नहीं कार्य बन रहे थे, अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं आ रही थी, आप जॉब ट्राई कर रहे थे लेकिन कोई सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था। इन सब चीज़ों के लिए गुरु आपको जाते जाते बहुत कुछ अच्छा देकर जा सकते हैं। और क्योंकि ये भाव अंत का है और गुरु आरंभ करने वाले हैं, कई मुश्किलों का भी अंत हो सकता है। किसी भवसागर के चक्र में पड़े हुए थे, किसी बंधन में फंसे हुए थे, उस बंधन का भी यहाँ पर गुरु अंत कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कोई एक बहुत विशेष चीज़ दिख रही है। इसके बाद जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा सूर्य महाराज का, और सूर्य आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे 13 अप्रैल को। अब ये थोड़ा सा मिश्रित प्रभाव होगा। एक तो उच्च के हो गए सूर्य जो अच्छा है, लेकिन 12वें घर में है। 12वें घर के सूर्य कहीं ना कहीं क्षीण हो जाते हैं, उनकी जो ऊर्जा है वो थोड़ी सी खत्म हो जाती है, उनका एक अच्छा स्थान नहीं बताया गया। अच्छा ये किस चीज़ के लिए होगा? गुरु अपने आप में धर्म के कारक है, सूर्य मंदिरों के कारक है, 12वां स्थान तीर्थ स्थलों का है। अचानक से आपका किसी तीर्थ स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है, जो अपने आप में एक बहुत विशेष चीज़ होती है, क्योंकि इन तीर्थ स्थलों की जो ऊर्जा है व्यक्ति का जीवन बदल सकती है। तो ये यहाँ पर आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है। एक और अच्छी चीज़ है, चौथे घर के स्वामी है प्रॉपर्टी, और बैठे हैं अपने से नवम में और व्यय स्थान में,
यानी कि अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, उसके लिए समय अच्छा है। नवम के स्वामी के साथ बैठे हैं बृहस्पति के साथ। नवम भाव क्या हुआ? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, वे स्थान में है। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पड़ी थी, हमेशा विडंबना में थे, हमेशा दुविधा में थे कि इसको बेचें या इसको बनाएं, तो वो क्लैरिटी होगी और हो सकता है कोई बहुत अच्छे रेट में आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इन केस अगर आप बेचना चाह रहे थे तो प्रॉपर्टी आपकी बिक सकती है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें दिख रही है। लेकिन सूर्य का अपने आप में 12वें घर में आना थोड़ा कठिनाइयाँ ला सकता है। सरकारी कार्यों में बाधा आएंगी। ऐसा कोई बिजनेस करते हैं जो सरकार से संबंधित है या फिर उसमें सरकार का बहुत लेना देना, आपको बार बार परमिशन चाहिए होती है, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है जहाँ पे जीएसटी आदि बहुत होता है, आईटीसी होती है, तो ये सप्तम से क्योंकि छठे में, यानी कि सरकारी कार्यों में बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और वैसे भी अगर नॉर्मल भी कोई आपका सरकारी कार्य था वो इस महीने थोड़ा अटक सकता है, कुछ बाधाएं आ सकती है। और थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव होगा आपकी माताजी की सेहत पर और घर की सेहत पर, यानी कि घर के सदस्यों की सेहत थोड़ी सी इस समय के बाद खराब सी रहेगी, क्योंकि सूर्य एक तो आपकी इम्यूनिटी की कारक है और आपके चौथे घर के स्वामी हैं और जा रहे हैं 12वें घर में, यानी कि या तो आप या आपके घर के सदस्य को अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ सकता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, दवाइयाँ खानी पड़ सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप बच के रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि सूर्य की एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। वो अपना काल चक्र मीन में ख़त्म कर अब एक नई ऊर्जा के साथ आपके 12वें घर में आ जाएंगे, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी है और अंत के स्थान में बैठे हैं। कुछ इमोशनल बंधन, जो इमोशनल चीज़ों ने आपको जकड़ रखा था, कुछ ऐसे इमोशनल टॉर्चर ने जिसको आपको जकड़ रखा था, उन बंधनों को तोड़ते हुए दिख रहे हैं अपने संकल्प शक्ति से, और ये बदलाव भी आएगा जिसके कारण जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ अवश्य है। इसके बाद मंगल महाराज का राशि परिवर्तन होगा और मंगल आपके 11वें घर में जाकर बैठ जाएंगे। 23 अप्रैल को ये प्रभाव रहेगा और वो आपके 11वें घर में आ जाएंगे। देखिए, मंगल आपके लिए सप्तमेश है और मंगल आपके लिए 12वें घर के स्वामी है। सबसे पहले मंगल क्योंकि ऊर्जा है तो उनका 12वें लाभ स्थान में आना अच्छा होता है। अपने मित्र ग्रह की राशि में, यानी कि बृहस्पति की राशि में, ये भी अच्छा है। और उनकी युति शुक्र मंगल से हो रही है। ये स्थान क्योंकि सप्तम से पंचम है, विवाह के योग, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मंगल शुक्र की युति नेचुरल धन कारक होती है, नेचुरल विवाह कारक होती है अगर अच्छे स्थानों पे हो। और इससे अच्छा स्थान क्या मिलेगा? वृद्धि का स्थान है, लाभ का स्थान है, विवाह के उत्तम योग बनेंगे। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये राहु मंगल की युति अंगारक दोष क्रिएट करती है। अब ये अच्छा किसके लिए हो सकता है? राहु टेक्नोलॉजी, मंगल मशीनरी, आप मशीनरी से जुड़ा, टेक्नोलॉजी से जुड़ा, इंजीनियरिंग से जुड़ा, केमिकल से जुड़ा, साइंस से जुड़ा, इन सब जो जहाँ पे टेक्नोलॉजी और मशीनरी आगे इनसे जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत लाभ होगा। शुक्र मंगल युति पैसा बहुत देती है। मंगल 12वें घर के स्वामी है, पुनः राहु के साथ बैठे हैं, विदेश से संबंधित बहुत लाभ होगा। ये जो है महाराज बुध, ये तो सबको तंग करेंगे क्योंकि ये पतित है और बुध बुद्धि के कारक है। इन सब चीज़ों में अच्छा चल रहा होगा, पैसा भी आ रहा होगा, अचानक कुछ ऐसा कृत्य कर देंगे, ऐसा काम कर देंगे जो हर कार्य में विघ्न डाल सकता है। तो अपने सोचने समझने की क्षमता पर बहुत काम करना है, क्योंकि अधिकतम आपके मन में उल्टे आइडियाज आएंगे। बुध उल्टे चल रहे हैं, पतित है, वक्री ग्रह उल्टा ही रिजल्ट देता है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, अचानक से अपने आइडिया से, अपने काम से, अपने कर्म से, अपने कृत्य से कुछ ऐसा कर देंगे कि अच्छा खासा चलता हुआ कार्य बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि 10वें भाव में 10वें घर के स्वामी शनि है, अच्छी अवस्था में है, और उस स्थान से दूसरे भाव में 10वां भाव करियर का है और उस स्थान से दूसरे भाव में बहुत सारे ग्रह हैं, जिसमें से मंगल शुक्र की युति है, राहु वृद्धि है। तो जो लोग जॉब करते हैं उनको भी, उनके काम में भी वृद्धि होगी, उनके पैसे में भी वृद्धि। अगर प्रमोशन आदि का ये टाइम चल रहा है आपके ऑफिस में, तो यहाँ पर समय बहुत अच्छा आपके लिए आ सकता है, क्योंकि सप्तम से पंचम में इतने सारे ग्रह हैं, जिसमें मंगल भी आगे जो सप्तमेश है, अपने स्थान से त्रिकोण में है। बिजनेस में भी आपको लाभ होगा, लेकिन बिजनेस में लिखा पढ़ी पे बहुत ध्यान दीजिएगा। बहुत संतुलित वे में, संतुलन के साथ अपने हर कार्य को, हर डॉक्यूमेंट को साइन कीजिएगा। तो ये प्रभाव अच्छा दिख रहा है। केतु आपके पंचम में बने रहेंगे और केतु लग्न पर प्रभाव डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट की भावना तो बढ़ ही रही होगी, मैं पहले ही बता चुका हूँ इसको। लेकिन पंचम के केतु और यहाँ पे सूर्य गुरु 12वें घर में है, तो ये महीना कहीं ना कहीं बहुत आध्यात्मिक फीलिंग रहेगी। और जैसा मैंने कहा शुरू में कि अगर
किसी तीर्थ स्थल पर जाने का आपका अवसर बन रहा है तो उस अवसर का लाभ अवश्य उठाइएगा, क्योंकि सच में ये जो जगहें होती हैं वो ये ऊर्जा का केंद्र होते हैं, आध्यात्मिकता का केंद्र होते हैं। यहाँ पर जाकर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव आते हैं, तो वो अगर मौका मिल रहा है उस मौके को जाने मत दीजिएगा हाथ से। तो महीना ओवरऑल ठीक ही दिख रहा है। स्टूडेंट्स बस थोड़ा सा बच के रहेगा, क्योंकि आपके लिए बुध डबल पोर्टफोलियो रखते हैं, क्योंकि एक तो पंचम के स्वामी भी हैं और स्वयं स्टूडेंट्स के स्टडी के कारक हैं, इसलिए उनका वक्री होना, पतित होना थोड़ा सा कष्टकारी जा सकता है, हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ है, शनि और शनि की सूर्य पर दृष्टि भी रहेगी। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो बड़े लेवल पर कुछ काम करते हैं, यानी कि बिजनेस भी बड़ा आपका बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, या फिर जो बड़े लेवल पर कुछ विख्यात होना चाहते हैं, पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हैं, स्पेशली पॉलिटिक्स आदि में, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। शनि क्योंकि नवमेश भी है, ये भी कहीं ना कहीं धार्मिक चेतना आपकी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल समय सब ठीक है। एक और राशि परिवर्तन होगा जिसका ज़्यादा प्रभाव जो है वो अगले महीने से आएगा, लेकिन इस महीने के अंत में हो जाएगा वो राशि परिवर्तन, और वो होगा शुक्र का। शुक्र आपके महीने के अंत में 25 या 26 तारीख के आसपास आपके 12वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे, और 12वां घर शुक्र का सबसे प्रिय घर है, एकमात्र ग्रह है जो क्षय नहीं होता, क्षीण नहीं होते, तो यहाँ पर उनका आना कहीं ना कहीं अच्छा है। ये राहु मंगल की जो अंगारक योग है इससे थोड़ा बच के रहें, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट रहेगी, और जैसा मैंने कहा कुछ ऐसा काम कर देंगे अच्छा चलते हुए सब कुछ, जिसके कारण लाभ तो दूर की बात नुकसान में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो बहुत केयरफुली रहिएगा। पैसा तो आते हुए दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा गति भी दुर्घटना कराती है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ के रहना है। सेहत की बात करें तो इस महीने आपको हड्डियों के रोग, इन्फ्लेमेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स और हार्मोनल प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेगी। चलते हैं मई के महीने की तरफ। मई का महीना भी बहुत विशेष दिख रहा है, क्योंकि यही वो महीना है जब बहुत बड़ा एक राशि परिवर्तन इस वर्ष का होने वाला है। 1 मई को ही गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और वो आपके लग्न भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि वृषभ में। अब देखिए, गुरु अपने आप में उनका लग्न भाव में आना बहुत शुभ होता है। ज्योतिष में केवल 2 ग्रहों को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है, यानी कि नेचुरल बेनिफिक, गुरु और शुक्र। बाकी सब कंडीशनल होते हैं कि हाँ आपके लिए अच्छे हैं, कुंडली में कैसे बैठे हैं, वर्ग कुंडलियों में क्या हो गए, तब अच्छा बुरा होता है, ये नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं। और गुरु का तो लग्न में आना इतना उत्तम माना जाता है कि कई शास्त्र कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में लाखों दोष भी हो तो भी वो गुरु हर लेते हैं, क्योंकि गुरु का काम होता है बचाना। मैं पहले भी कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूँ, मैंने कई ऐसी कुंडलियाँ देखी है, बहुत बुरे योग हैं कुंडली में, दरिद्र योग है, लेकिन गुरु बैठ गए लग्न में, तो गुरु का काम क्या होता है? बचाना। वो आपको, ठीक है प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम से निकाल लेते हैं। तो ये गुरु का लग्न में आना बहुत विशेष रहेगा आपके लिए, कहीं ना कहीं वृद्धि के कारक है। खैर इस पर मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा अवश्य, लेकिन वृद्धि के कारक है तो जीवन की वृद्धि होगी, धर्म के कारक है धर्म की वृद्धि होगी, भाग्य के कारक है भाग्य की वृद्धि होगी, और प्रोटेक्शन बहुत मिलेगी। कई प्रॉब्लम्स का अंत यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत विशेष लाभ गुरु देंगे। जीवन का एक नया चक्र शुरू हो सकता है। ये गुरु को जीव कारक कहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जिस भाव में जाते हैं वो भाव उस साल का सबसे एक्टिवेटेड भाव हो जाता है। तो आपका लग्न ही सबसे ज़्यादा एक्टिवेट है, और 12वें घर से आ रहे हैं, तो जीवन की एक नई शुरुआत दिख रही है। यानी कि कई प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनका निवारण भी होगा, और जीवन को एक नया दृष्टिकोण यहाँ पर प्राप्त होगा। आपके लिए लाभेश है, बहुत स्पष्ट है कि लाभ आपको काफ़ी देंगे, लाभ आपको प्राप्त होगा, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, बिजनेस, पैसा, करियर, हर चीज़ में वृद्धि होगी। एक थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ यह है कि अष्टमेश भी है, तो जब अष्टमेश लग्न में आते हैं तो जीवन में थोड़ी अनिश्चितता भी लाते हैं, और कोई लंबी बीमारी देकर जा सकते हैं। तो वैसे वृषभ वालों का अच्छा ये होता है कि इनकी यूजुअली इम्यूनिटी अच्छी होती है। वृषभ का साइन क्या है आप देखें तो बुल, बैल, तो बैल बहुत स्ट्रांग होता है, शांत लोग होते हैं अनटिल अनलेस इनको प्रोवोक किया जाए, तो इम्यूनिटी अच्छी होती है यूजुअली। लेकिन अष्टम भाव का स्वामी लग्न में है, अब जो जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, जिनकी कुंडली थोड़ी सी ऑलरेडी बहुत सारे
इस प्रकार के योग बने हुए हैं जिसके कारण बीमारियां हो सकती हैं, तो उनके लिए समय कष्टकारी होगा, क्योंकि कोई लंबी बीमारी यहाँ पर लग सकती है, जीवन में अनिश्चितता आ सकती है। लेकिन क्योंकि अष्टमेश है, लाभेश है, अचानक से धन की वृद्धि होना तय है। बहुत जगह से अचानक से आपको धन की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। तो ये बृहस्पति का लग्न में आना अच्छा है, क्योंकि केतु से केंद्र में है और खुद धर्म के कारक है, मोक्ष स्थान के कारक है। जैसा मैंने कहा, कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक चेतना, धार्मिक चेतना बढ़ेगी। ये गुरु कहीं ना कहीं डिटैचमेंट की फीलिंग आपके अंदर ला सकते हैं, क्योंकि केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो अगर जीवन के उस लेवल पर है, उस जगह पर है जहाँ पर डिटैचमेंट होना आपको आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूर नहीं करेगा, हो सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए कष्टकारी होगा जिनको अपनी जिम्मेदारियां निभानी भी है और फिर भी एक डिटैचमेंट का भाव ज़्यादा आ रहा है, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल मार्ग हो सकता है। एक और अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति और शनि एक दूसरे से केंद्र में है, लग्न से भी केंद्र में है, एक दूसरे से भी केंद्र में है। ये स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब बड़े ग्रह एक दूसरे को केंद्र बल देते हैं तो जीवन में, भौतिक जीवन में स्थिरता आती है। तो यहाँ पर क्योंकि 10वें घर के शनि हैं, लग्न के गुरु हैं, ये समय करियर के लिए, बिजनेस के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, नाम बनाने के लिए, ख्याति प्राप्त करने के लिए, गुडविल के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, हर चीज़ के लिए ये दोनों ग्रह एक दूसरे को केंद्र बल देकर बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। तो ये जो महीना है कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर अवश्य आएगा। गुरु का लग्न में आना 12 साल बाद होता है। अब देखिए तो करीबन 2036 के आसपास आपके लग्न में आएंगे। तो ये साल बहुत महत्वपूर्ण है आपका, इसका लाभ उठाइएगा जितना उठा सकते हैं। कई लोगों की जिंदगी गुरु केवल लग्न में आने से बदल देते हैं, यानी कि वो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि आने वाले सालों में व्यक्ति आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। तो लाभ उठाइएगा। एक और अच्छी चीज़ ये है कि बुद्ध महाराज, जिन्होंने थोड़ा सा अप्रैल के महीने में तंग किया था या करेंगे, वो इस महीने 10 मई को पुनः डायरेक्ट तो पहले ही हो गए थे, वो राशि परिवर्तन कर लेंगे और अपनी नॉर्मल स्थिति पर वापस आ जाएंगे, यानी कि आपके 12वें घर में वापस आ जाएंगे। तो ये क्योंकि बुद्ध पतित नहीं रहे, 12वें घर में है खैर फिर भी, लेकिन इतना बुरा प्रभाव नहीं होता कुछ चीज़ों को छोड़कर। तो 12वें घर में है, दूसरे घर के स्वामी है, 12वें घर में है, लग्न के स्वामी के साथ है, 12वें घर में है, तो और सूर्य के साथ है, 12वें घर में है। सूर्य चौथे घर के स्वामी, शुक्र लग्न के स्वामी, बुद्ध धन स्थान के स्वामी, पंचमेश के स्वामी, और 12वें घर में विदेश के स्थान में। स्टूडेंट्स जो विदेश जाना चाहते थे, जॉब के लिए विदेश जाना चाहते थे, विदेश में सेटलमेंट, क्योंकि लग्नेश और चौथे घर के स्वामी 12वें घर में बुद्ध के साथ है, और सूर्य स्वयं जो सरकार के कारक है, विदेश में सेटल होना के प्रयास कर रहे थे, इन सब चीज़ों में आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन इतने सारे ग्रह व्यय स्थान में खर्चे 2 गुना 4 गुना बढ़ सकते हैं। पैसा अवश्य आएगा, लेकिन यहाँ पर अनियंत्रित खर्चे आपके हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इससे बच के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर क्योंकि 3 ग्रहों की युति 12वें घर में है और शनि की दृष्टि भी, इसलिए 12वां भाव बहुत एक्टिवेटेड है। तो 12वें घर के जो अच्छे रिजल्ट हैं, यानी कि विदेश संबंधित लाभ, तीर्थ यात्रा आदि, हिडन इनकम्स, इसमें वृद्धि होगी। लेकिन खर्चे भी आपके कहीं ना कहीं, क्योंकि 12वां घर एक्टिवेटेड है, बहुत बढ़ सकते हैं। सेहत पर भी इसका थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसी के साथ ये जो अंगारक दोष है ये बना रहेगा, और ये विस्फोटक भी होता है, लेकिन आज के टाइम के लिए अच्छा है, क्योंकि राहु प्रैक्टिकल है, मंगल ऊर्जा है और लाभ स्थान में है, यानी कि प्रैक्टिकल ऊर्जा, प्रैक्टिकलिटी, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। बस ध्यान ये देना है कि दोनों की ही ऊर्जा बहुत स्ट्रांग होती है। राहु लालच भी है, राहु छलावा भी है, राहु छल भी है, और राहु कहीं ना कहीं हर प्रकार का भोग भी है, और राहु की कोई सीमा नहीं होती, मैं बता चुका हूँ पहले भी। तो यहाँ पर व्यक्ति अपनी इच्छाओं के दबाव में कभी कभी बहुत गलत कार्य कर देता है, तो उस पर थोड़ा बच के, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शुक्र 12वें घर में है और यहाँ पर अंगारक योग बना हुआ है। जो मैरिड कपल्स हैं ध्यान दें, क्योंकि ध्यान भटकेगा। जो रिलेशनशिप में है वो भी ध्यान दें, क्योंकि अपने पार्टनर को छोड़कर दूसरी तरफ ध्यान जाता ही है। शास्त्र इसमें कहते हैं कि मंगल का 11वें घर में आना, शुक्र का 12वें घर में जाना व्यक्ति को पर स्त्री की तरफ आकर्षित करता है। अब जैसा मैं बता चुका हूं कि शास्त्र मेल ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो इसमें यह नहीं कि केवल पुरुषों का ध्यान जाएगा, दोनों का ही ध्यान इधर उधर अवश्य जाएगा।
तो इस पे जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज इसका मैरिड लाइफ हो या रिलेशनशिप हो, दोनों पर ही नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुल दोनों को ही यहाँ पर रहने की आवश्यकता है। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा जो बहुत ही विशेष है आपके लिए, क्योंकि सूर्य लग्न में आ रहे हैं और ना केवल लग्न में आएंगे, वो देव गुरु के साथ युति भी बनाएंगे, यानी कि योग भी बनाएंगे। ये होगा 14 मई को, जब सूर्य आपके लग्न में आकर विराजमान हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज है कि सूर्य आपके केंद्र के स्वामी हैं, तो उनका एक केंद्र भाव में ही आना राजयोग बनाता है। लेकिन गुरु और सूर्य अपने आप में बहुत अच्छी युति है। क्यों? ये ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, कई चीज़ों के कारक हैं। ये प्रकाश है, तो इन सब चीज़ों को एक प्रकाश मिल गया, यानी कि जीवन में आध्यात्मिक चेतना भी जागेगी, प्रैक्टिकलिटी भी रहेगी, सूर्य प्रताप है, पॉपुलैरिटी भी रहेगी। और सूर्य यहाँ से मिलकर सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो बिजनेस के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, सोशल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। ये जो वृषभ वाले लोग होते हैं, अधिकतम इनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ये एक तो ऐसा लग्न है जिसका 10वां भाव शनि का बनता है। तो यहाँ पर इनका एक बड़े लेवल पर जाने का योग वैसे ही बन जाता है, और ये हमेशा चाहते हैं कि हाँ, इनको कई लोग जाने। जॉब करते हैं तो भी बड़े लेवल पर पहुँचते हैं। कई पॉलिटिशियंस हैं जो वृषभ लग्न के अच्छे लेवल पर पहुँचे हैं। सोशल सर्कल में कई लोग हैं, एक्टर्स बहुत हैं जिनका वृषभ लग्न है या शुक्र का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो ये वो समय है जब ख्याति बहुत प्राप्त होती है। जो पॉलिटिक्स आदि में एंटर करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं ये मई का टाइम है, अभी तक शायद डिक्लेयर तो नहीं हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से इलेक्शन का टाइम यही होगा। तो सूर्य का प्रभाव सप्तम पर, शनि का प्रभाव सप्तम पर, यानी कि जो पॉलिटिक्स में अपने करियर को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहते थे उनके लिए भी समय कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल बहुत अच्छा प्रभाव है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि यहाँ पे शुक्र 12वें में है, मंगल और सूर्य अपने आप में सेपरेटर है, शनि भी देख रहे हैं। अचानक से सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद मैरिड लाइफ में उथल पुथल मच सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल तरीके से इसको देखेंगे तो अच्छा है। पुनः सूर्य शनि एक दूसरे से केंद्र में है, करियर, बिजनेस सब में ख्याति प्राप्त करने का बहुत अच्छा समय है। दोनों में ही आगे बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अवश्य ये आपके लिए बहुत शुभ योग बन रहा है। इसके बाद 19 मई को एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा आपके लग्न के स्वामी का ही, और आपके लग्न के स्वामी आपके लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे, यानी कि शुक्र वो आपके लग्न में आ जाएंगे और बहुत स्ट्रांग राजयोग भी बनाएंगे और बहुत स्ट्रांग पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे, क्योंकि शुक्र केंद्र में अपनी ही राशि में है। तो ये समय भौतिक जीवन के लिए सबसे अच्छा आपका रहने वाला है। यहाँ पे गुरु भी है जो लाभ स्थान के स्वामी है, सूर्य भी है जो चौथे घर के स्वामी है, और शुक्र स्वयं लग्न के स्वामी है। प्रॉपर्टी, वाहन, हर चीज में लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य अटक रहे थे, सूर्य है साथ में सरकार के कारक, वो कार्य पूर्ण होंगे। कोई लीगल केस चल रहा था, वो कार्य पूर्ण होगा। कोई बड़ा वाहन, कोई अच्छा वाहन, या कोई वाहन को अपग्रेड करना चाहते हैं, अच्छा योग है। कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अच्छा योग है, क्योंकि प्रॉपर्टी के स्थान को शनि भी देख रहे हैं। शनि, हम वैसे जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मंगल की बात करते हैं, लेकिन भू संपदा बड़े लेवल पर जो फार्म हाउसेज होते हैं, बड़े बड़े खेत खलियान होते हैं, या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, वहाँ पे शनि देव के बिना कुछ नहीं होता। तो अगर आप ऐसे ही किसी कार्य में आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, उनके लिए भी ये योग कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। और ये योग कहीं ना कहीं बहुत ऊर्जात्मक है और शुभ ऊर्जा है। गुरु भी है, शुक्र भी है, सूर्य भी है। तो ये समय कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक नया दृष्टिकोण आपको अवश्य दिखकर जाएगा। ये जो लग्न में गुरु और शुक्र की युति है, ये विवाह के भी बहुत अच्छे योग बना रही है। मैं विवाह के मुहूर्त की बात नहीं कर रहा हूँ। कभी भी मैं ज्योतिषीय आधार पर जब विवाह की बात करता हूँ तो उसको ये ना लिया जाए कि ये विवाह का मुहूर्त हो जाए, इस दिन इस टाइम में विवाह हो जाएगा। हमारे देश में विवाह एक लंबा प्रोसेस होता है, जो कभी कभी 1 साल भी उसमें लग जाता है, यानी कि वो रिश्ता ढूंढना, सब कुछ होना। तो उन चीज़ों में, यानी कि रिश्ता मिलना, बात आगे बढ़ना, उसके लिए योग बहुत अच्छा है। क्यों? एक तो शुक्र लग्न में आगे विवाह के कारक है, सप्तम को देखेंगे अपनी ही राशि में है, और गुरु के साथ है, गुरु सप्तम को देख रहे हैं, तो ये विवाह के योग अपने आप अच्छा बना देते हैं। अगर रिलेशनशिप था और उसको घर वालों की स्वीकृति नहीं मिल रही थी, उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं ये जो समय होगा ये बहुत अच्छा है। तो वैवाहिक जीवन की स्टार्ट के लिए, वैवाहिक जीवन की तरफ आगे बढ़ने के लिए, रिलेशनशिप से विवाह की तरफ जाने के लिए भी ये जो महीना होगा ये बहुत अच्छा रहेगा। गुरु शुक्र अपने आप में, जैसा मैंने कहा, नैसर्गिक शुभ ग्रह है,
तो इनमें से एक का भी लग्न में होना बहुत शुभ होता है। यहाँ पे तो दोनों ही आपके लग्न में आ गए, तो ये विशेषतः आपके लिए बहुत शुभ चीज़ हो रही है। सूर्य और गुरु की युति एक और बार यहाँ पे हुई है, जो अपने आप में वर्ष में 2 बार होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 बार सूर्य गुरु की युति हो रही है, जो बता रहा है कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सूर्य, जैसा मैंने बताया कि प्रकाश है, प्रताप है, आपका सिक्का कितना चलता है। कई बार होता है कि हर व्यक्ति बोलता है मेरा नाम ले दो काम हो जाएगा, वो सूर्य होते हैं। हर व्यक्ति के साथ ऐसा तो ना होता है। तो ये वो समय है जब अपना वर्चस्व एक काम कायम कर सकते हैं, एक ऐसा नाम अपना बना सकते हैं जो लंबे समय तक आपको काम भी देगा, आपके नाम को बढ़ाएगा भी, आपके वर्चस्व को काम करेगा। तो अच्छी चीज़ें दिख रही हैं कहीं, बस थोड़ा सा मैरिज के योग बना रहे हैं, लेकिन मैरिड लाइफ जिनकी है थोड़ा सा केयरफुल अभी भी रहिएगा, क्योंकि देखिए गुरु अष्टम के स्वामी हैं जो मैरिड लाइफ में अनिश्चितता लाएंगे। सूर्य सेपरेटर है, शनि सेपरेटर है, दोनों की दृष्टि सप्तम पर है। तो मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई थी वो यहाँ से भी बढ़ेंगी। तो ओवरऑल भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, करियर बिजनेस सबके लिए ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। सेहत के हिसाब से जिनको लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, हड्डियों के रोग हैं और हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, उनके लिए महीना थोड़ा ज़्यादा कष्टकारी रहने वाला है। चलते हैं जून के महीने की तरफ। जून का महीना भी बहुत विशेष है, क्योंकि राशि परिवर्तन तो इस महीने में होंगे ही बड़े बड़े, लेकिन शनि महाराज ये वक्री हो जाएंगे और वक्र प्रभाव थोड़ा सा महीने की शुरुआत में ही देखने को मिलेगा। खैर इनकी चर्चा थोड़ी देर से करते हैं। सर्वप्रथम 31 अप्रैल को ही आपके लग्न में बुध आकर बैठ जाएंगे, वो आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे, तो इस महीने से ज़्यादा उनका प्रभाव आएगा। अब ये एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि जो यहाँ पे युतियाँ हो रही हैं बहुत विशेष है, धन कारक है। क्यों? क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं बुध, यहाँ पर बैठे हैं, धन योग है। पंचमेश हैं बुध, यहाँ पर बैठे हैं, लक्ष्मी योग है। बैठे हैं शुक्र के साथ जो ऑलरेडी राजयोग बनाकर और पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, ये भी अच्छा है। गुरु के साथ बैठे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत अच्छा है। तो ये शायद पूरे वर्ष का आपका सबसे अच्छा धन कमाने का अवसर है, क्योंकि शुक्र बुध गुरु सूर्य साथ में है। शुक्र लग्नेश है, सूर्य केंद्र भाव के स्वामी है, कहीं ना कहीं लाभ स्थान के स्वामी है। हर प्रकार से दिख रहा है कि भौतिक जीवन के लिए ये बहुत शुभ योग बन रहा है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, प्रॉपर्टी आदि के लिए योग बन रहे हैं, वो योग कंटिन्यू होंगे। प्रॉपर्टी खरीदनी है, वाहन खरीदना है, कंस्ट्रक्शन करानी है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है, एक प्रॉपर्टी बेचकर दूसरी प्रॉपर्टी लेनी है, इन सब चीज़ों में अच्छा लाभ मिलेगा। सारे ग्रह सप्तम भाव को देख रहे हैं। बिजनेस जो लोग करते हैं तेज गति से उनका पैसा बढ़ेगा, तो हर तरफ से भौतिक रूप से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ये जो लाभ की आपकी गति है, इस पर एक ग्रह थोड़ा सा अंकुश लगाने के लिए विद्यमान रहेंगे या फिर तत्पर रहेंगे, शनि महाराज। जैसे मैंने कहा वो वक्री हो रहे हैं, होंगे वो वक्री 29 जून को, लेकिन प्रभाव तो पहले ही आ जाता है। कोई ग्रह, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक दिन उठकर नहीं वक्री हो जाता। ग्रहों की बहुत प्रकार की चाल बताई गई है, जिसमें स्थिर है, चर है, अतिचारी है, वक्र है, अति वक्र है, कई प्रकार की चाल बताई गई है। तो पहले जो ग्रह होता है वो धीरे होता है, फिर वो जाके वक्री होता है, फिर अति वक्र होता है, फिर अपनी स्पीड पर नॉर्मल आता है। तो यहाँ पर शनि की जो स्पीड है वो ऑलरेडी धीरे होना शुरू हो जाएगी। तो शनि आपके कर्म स्थान में बैठे हैं और 10वें घर के स्वामी हैं, तो हर चीज़ पर, हर कर्म पर, जो भी हम करते हैं कर्म ही है, आपके हर कार्य में डिले होगा। ऐसा नहीं कि पैसा प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जहाँ एक दिन में प्राप्त होना चाहिए वहाँ पर 10 दिन लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके काम नहीं बनेंगे, लेकिन जहाँ पर एक दिन में बनने चाहिए थे वहाँ पर 10 दिन में बनेंगे। तो जो शनि का वक्री होना, ये हर चीज़ पर प्रभाव डालेगा। पैसा की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन हर चीज़, जैसा मैं कहा, वो एक धीरे धीरे स्केल से, धीरे धीरे गति से आगे बढ़ेगी। तो अपने आप को तैयार कर लीजिएगा कि ये जो महीना है वो अच्छा हर प्रकार से होगा, अपॉर्चुनिटी हर प्रकार से आएंगी, लेकिन गति उतनी नहीं रहेगी और उसके कारण फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। अपने कार्यों को प्लान्ड वे में करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि जहाँ पे आपने डिले करना शुरू कर दिया, चीज़ें तो ऑलरेडी डिले हो ही रही थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बच के रहना पड़ेगा। इस महीने एक और बहुत बड़ा राशि परिवर्तन हो रहा है मंगल महाराज का। मंगल आपके 12वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे, और मंगल की भी एक नई
ऊर्जा होगी, क्योंकि मंगल मेष राशि से अपने काल चक्र की पुनः शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मंगल का विपरीत राजयोग बहुत स्ट्रांग होता है। तो कोई कार्य अटक रहा था, कुछ पैसा अटक रहा था, प्रॉपर्टी का कुछ कोर्ट केस चल रहा था, यहाँ से छठे घर को भी देखेंगे, उन सब के लिए अच्छा प्रभाव रहेगा। सप्तमेश है विपरीत राजयोग, बिजनेस में कोई कार्य अटक रहे थे पूर्ण होंगे। बिजनेस विदेश से संबंधित है, लाभ होगा। लेकिन क्योंकि सप्तमेश अपने से छठे में है, आपके पति या पत्नी की अचानक से तबीयत बिगड़ सकती है, आपके पति या पत्नी के बीच में झगड़ा हो सकता है, आप दोनों के बीच में, मतलब कि क्योंकि ये मंगल दोष भी बन गया और यहाँ से अष्टम पर प्रभाव भी है। तो पति पत्नी की सेहत के लिए और पति पत्नी के संबंधों के लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव ला सकता है योग। शनि की दृष्टि भी, और शनि जैसा मैंने कहा वक्री होने वाले हैं। तो ये मंगल तो ऊर्जा है, मंगल तो गति है, लेकिन इस शनि का पाश उन पर चल जाएगा, शनि का फंदा उन पर पड़ जाएगा। ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहने वाला है, क्योंकि जब व्यक्ति को पता है कि मेरे सामने एक चीज़ पड़ी है जो मुझे चाहिए और मुझे प्राप्त होने वाली है और मैं कर सकता हूँ और हो भी जाएगी, लेकिन जब उसमें बेफिजूल के अड़ंगे आते हैं, बेफिजूल के डिलेज होते हैं, तो व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ये समय कहीं ना कहीं आपका वैसा ही दिख रहा है, जहाँ पर डिलेज होंगे और कार्य दिख रहा है कि सामने होने वाला है, बस उसमें डिले होता रहेगा और वो फ्रस्ट्रेट आपको करेगा। तो अपने फ्रस्ट्रेशन पर आपको बहुत नियंत्रण करना है। अदरवाइज ये महीना आपको बहुत कुछ देकर अवश्य जाएगा। जितना अपनी आपको फ्रस्ट्रेशन से दूर कर सकते हैं, जितना अपने आप को सेटल डाउन कर सकते हैं, जितना मेडिटेशन कर सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। खर्चे अवश्य बढ़ते हैं मंगल के 12वें घर में आने से, भले वो 12वें घर के स्वामी हो तो खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन पैसा कमाने के लिए भी महीना कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। इसके बाद 12, 14, 15 इन 3 दिनों में 3 राशि परिवर्तन हो जाएंगे आसपास ही, और तीनों एक ही राशि में चले जाएंगे। 12 तारीख को शुक्र आपके दूसरे घर में आ जाएंगे, 14 तारीख को बुध आपके दूसरे घर में आ जाएंगे और 15 तारीख को सूर्य आपके दूसरे घर में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा धन योग आपके लिए बन रहा है। सबसे पहले धन स्थान के स्वामी बुध धन स्थान में, ये बना आपका धन योग। लग्न के स्वामी शुक्र आपके धन स्थान में, ये भी अपने आप में एक धन योग होता है। और क्योंकि केंद्र के स्वामी अपने से लाभ स्थान में है और धन योग बनाते हुए ग्रहों के साथ है, पुनः ये पूरा महीना पैसे के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन शनि देव का प्रभाव रहेगा, यानी कि ये शनि से नव पंचम योग बन रहा है, त्रिकोण में है शनि से, तो प्रभाव अवश्य रहेगा। यहाँ पे जो लोग जॉब करते हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन उनका भी डिले हो जाएगा। आपकी प्रमोशन की बात चली, आपको बोल दिया कि भैया इस महीने तो आपका प्रमोशन पक्का है, आप अचानक से देखेंगे कि उसमें डिले हो जाएगा। हो सकता है आने वाले 1-1.5 महीने में हो जाए, लेकिन बेफिजूल के डिलेज उसमें हो सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, ये महीना फ्रस्ट्रेट बहुत करेगा, क्योंकि बनते बनते काम में विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न डिलेज होंगे, और ये जो विदाउट एनी रीज़न डिले होते हैं ये व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट करते हैं। क्योंकि हमें कभी कभी होता है कि हाँ डिले हो गया, हमें पता है कि ये कारण हो गया, अब यहाँ पर अधिकतम कारण आपको पता ही नहीं होंगे, बस वो कुछ ना कुछ शनिदेव का प्रभाव होगा जिसके कारण चीज़ें अटकती रहेंगी। लेकिन ये धन योग बहुत स्ट्रांग बन रहा है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में है, तो जो लोग जॉब करते हैं उनको बहुत लाभ मिल सकता है। प्रमोशन के जैसा मैंने कहा बहुत योग है, लेकिन डिले हो सकती है। और सप्तम से भी अष्टम में इतने अच्छे योग हैं कि बिजनेस में भी कोई नया पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, इन महाराज का प्रभाव इस महीने इतना ज़्यादा है वक्र होने का कि हर चीज़ में एक स्टैग्नेशन सा वो लेकर आ जाएंगे। तो ओवरऑल महीना काफ़ी अच्छा है आपका, अधिकतम अच्छी चीज़ें दिख रही है। मुझे एक डिले का फैक्टर है, उस पर ज़्यादा काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो शनिदेव को मंद कहते ही हैं, हर चीज़ को मंद कर देते हैं जब वो वक्र होते हैं, तो इसका प्रभाव थोड़ा सा रहेगा ही जीवन में। सेहत की बात करें तो नसों के रोग, हड्डियों के रोग, जिनको स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है, हड्डियों की कोई रोग ऑलरेडी है, दिक्कत रहेगी। आंखों के रोग बहुत तंग करेंगे, आंखों में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और कई प्रकार के इन्फेक्शंस भी इस महीने तक आपको कर सकते हैं। अब उपाय की बात कर लेते हैं। कुछ सरल उपाय आपको करने हैं। पहला उपाय आपको 3 सोमवार करना है। शिव मंदिर जाकर एक पात्र में दूध, काले तिल, सफ़ेद तिल और जौ, ये मिलाकर आपको दूध से अभिषेक करना है महादेव का। जब अभिषेक कर रहे होंगे तो ओम महेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है, और अभिषेक करने के बाद आपको 4 घी के दिए आपको अर्पण करने हैं महादेव को। हर दिए में एक लौंग का दाना होना चाहिए, और उसके बाद आपको ओम सनातनाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। यह आपको उपाय 3 सोमवार करना है।
3 बुधवार आपको गणपति जी को दुर्वा चढ़ाकर ओम एक दंताय नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार, और गौशाला में जितना हो सके उतना दान करना है। ये भी आप या तो सोमवार को या बुधवार को कर सकते हैं। इन उपायों को आप कीजिएगा श्रद्धा से। ये जो 3 महीने हैं इसकी सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।